हम लोगों ने कल गुप्त काल का अर्थव्यवस्था पढ़ा और आज हम लोग गुप्त काल का समाज पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था पढ़ा। अर्थव्यवस्था समाज शुरू करने से पहले, गुप्तकालीन समाज को पढ़ाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, मैं चाह रहा हूं कि आप क्लियर कर दूं। मैंने ये कहा था कि विहार हो या मठ, विहार और मठ समझते ही होंगे ना। इनको जो जमीन अनुदान में दिया जाता था, इनको जो राजा जमीन अनुदान में देते थे, तो ये लोग भी जो थे कृषि कर्म पट्टेदार या जोतदार को दे देते थे, पट्टेदार या जोतदार को दे देते थे और वहां से माल गुजारी प्राप्त करते थे और उनसे माल गुजारी प्राप्त करते थे या मुफ्त में भी काम कराते थे। तो इस प्रकार की सूचना हमें विदेशी चीनी यात्री फायान देता है और इस्सिंग देता है। ये दोनों विदेशी यात्री जो हैं चीनी है और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जो भूमि है उसकी जो माप की इकाई है वो है निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आठवाप। भूमि माप की इकाई क्या क्या है? भूमि को हम कैसे मापते हैं? तो निवर्तन से मापते हैं, कुल्यावाप से मापते हैं, द्रोणवाप से मापते हैं, आठवाप से मापते हैं। कुल्यावाप और द्रोणवाप जो था वो बंगाल में काफी प्रसिद्ध था। कुल्यावाप और द्रोणवाप बंगाल में काफी प्रसिद्ध था। उसके बाद इस काल में जो विदेशी व्यापार था, इस काल में जो विदेशी व्यापार था, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन व्यापार के पतन के बाद इस काल में जो विदेशी व्यापार था गुप्त काल में, वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी तेजी से फैला। सबसे ज्यादा कहां से हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ। अगर परीक्षा में आपसे क्लियर पूछ लिया जाए कि रोमन साम्राज्य व्यापार के पतन के बाद गुप्त काल में व्यापार किसके साथ शुरू हुआ, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ शुरू हुआ। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस काल में कालिदास का आपने चर्चा सुना होगा। कालिदास जो है महीन वस्त्र का चर्चा करते, क्योंकि भारत का वस्त्र उद्योग काफी चर्चित था, तो कालिदास ने महीन वस्त्र का चर्चा किया है। इस काल में भूमि कर काफी बढ़ गया, व्यापारिक कर काफी कम हो गया। इस काल में भूमि कर की संख्या काफी बढ़ गया और व्यापारिक कर जो है इस काल में, जैसे वैष्टिक या विष्टि एक ही चीज है, समझिए क्या होंगे, कैसा कर था? तो जबरदस्ती जो है भूमि पर बलात्कार, इन लोगों से बेकार मतलब जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उसी को विष्टि या वैष्टिक कहा जाता था। एक प्रकार का ये भी टैक्स था। परमय कर, युद्ध के ग्रामीणों से ये जो है लिया जाता था, ये आपात कर था। ग्रामीणों से लिया जाने वाला आपात कर था, परमय कर। भट्ट जो था, भाट जो कर लिया जाता था, वो एक प्रकार का पुलिस कर था। कैसा कर था? पुलिस कर था। चार्ड भी एक प्रकार का कर था जो लिया जाता था लुटेरा, अगर लुटेरा से सुरक्षा के लिए, लुटेरा से सुरक्षा के लिए चार्ट नामक कर लिया जाता था। एक कर था भूतोवात प्रत्यय कर। भूतोवात प्रत्यय, ये जो टैक्स था ये मदिरा से लिया जाता था। ये किससे लिया जाता था? मदिरा से लिया जाता था। चारागाह कर भी लिया जाता था और हल कर भी लिया जाता था। हल जोतने पर भी कर लिया जाता था, चारागाह कर भी लिया जाता था। भूतोवाद प्रत्यय कर मदिरा या शराब से लिया जाता था। भाट जो था पुलिस कर था। चार जो था लुटेरा से सुरक्षा के लिया जाता था। परमय कर ग्रामीणों से वसूला जाने वाला आपात कर था। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह मैं आपको अर्थव्यवस्था में एक
जो चीज थोड़ा सा था कमी वो मैंने पूरा कर दिया। अब जो है हम लोग आते हैं समाज पर, गुप्तकालीन समाज। गुप्तकाल का समाज, देखिए समाज का जो ढांचा उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो स्थापित हुआ वह कमोबेश गुप्त काल में भी था, गुप्त काल में भी था। समाज जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर 4 भाग में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का क्या काम था? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना और दान लेना। क्षत्रिय का क्या काम था? समाज की सुरक्षा करना। वैश्य का क्या काम था? तो व्यापार और वाणिज्य करना, व्यापार या वाणिज्य करना। और शूद्र का क्या काम था? ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करना, ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करना। ये इस समय का समाज का कमोबेश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का है। ब्राह्मण का समाज में विशेषाधिकार था। ब्राह्मण का क्या था? समाज में विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार इसलिए था कि गुप्त राजाओं ने बहुत बड़ी मात्राओं में ब्राह्मणों और मंदिरों को जमीन दान में दिया था, जिसको हम अग्रहार कहते थे। याद होगा, अग्रहार भूमि जो ब्राह्मण और पुरोहितों को दिया जाता था, मंदिरों को दिया जाता था, ऐसी भूमि थी। इस चीज का 500 AD का नारद स्मृति है, उसमें ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है कि ब्राह्मण किस तरीके से पावरफुल थे। देखिए ये तो अगर न्याय व्यवस्था भी देखिएगा तो हर वर्ण के लिए अलग अलग था। न्याय व्यवस्था भी देखिएगा, समाज में विशेष अधिकार तो था ही ब्राह्मण के साथ। जैसे ब्राह्मण अगर कोई अपराध करेंगे तो उनका सजा का अति जो जांच परीक्षा किया जाएगा वो तुला के साथ किया जाएगा। अगर वही क्षत्रिय करेंगे तो उनकी जो परीक्षा की जाएगी वो अग्नि से किया जाएगा। अगर वैश्य अगर अपराध करते हैं तो उसका जल से परीक्षा किया जाएगा, न्याय परीक्षा। और शूद्र करते हैं तो उनकी परीक्षा विष से किया जाएगा। जो जितने ऊपर वर्ण का था वह उसके दंड की मात्रा, अगर कोई वर्ण जैसे ब्राह्मण है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसकी सजा की मात्रा बहुत कम होगी, और वही अपराध, सेम अपराध अगर शूद्र करता है तो उसकी सजा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो ये न्याय व्यवस्था भी समाज में इस प्रकार से डिवीजन में था। अब ब्राह्मण ने, जो गुप्त शासक जो थे वो वैश्य थे। आप लोगों को पता ही होगा गुप्त शासक क्या थे? वैश्य थे। तो गुप्त शासक जो वैश्य थे, तो इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने इनको जो है क्षत्रिय घोषित कर दिया, गुप्त शासक को। और विष्णु का, जैसे गुप्त शासक परम भागवत का उपाधि लेते हैं, मतलब इनको धर्म सम्मत बना दिया। इनके मतलब विधि, इनको धर्म सम्मत बना दिया, मतलब धर्म भी अब इनको, इनके राज्य को मान्यता देता था। मतलब गुप्त शासक के राज्य को धर्म भी जो है मान्यता देता था। ऐसा ब्राह्मणों ने जमीन के लालच में, जमीन प्रभुत मात्रा में जो दान मिला उसके बदले में गुप्त शासकों को क्षत्रिय घोषित कर दिए, और क्षत्रिय घोषित करने के साथ साथ विष्णु से इनका तुलना कर दिए कि आप परम भागवत हो, जिस प्रकार विष्णु सारे संसार का पालन करता है उसी प्रकार आप भी पालन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से गुप्त शासक जो थे वो वर्ण व्यवस्था के प्रतिपालक बन गए। वर्ण व्यवस्था के क्या बन गए? प्रतिपालक बन गए। जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसी के वो प्रतिपालक बन गए। लेकिन फिर भी देखिएगा तो इस काल में जो जाति व्यवस्था में उतनी जटिलता नहीं आई थी, जाति व्यवस्था में इतनी जटिलता नहीं आई थी। अच्छा, ये जो वर्ण का जो विभाजन था ये गुण पर नहीं था, कर्म पर नहीं था, ये क्या था? जन्म पर था। मतलब आप कोई भी गुण कीजिए या कर्म कीजिए, आप जन्म अगर ब्राह्मण के पुत्र हैं तो आप ब्राह्मण ही कहलाइएगा, है ना। तो
तो ये सब जो है आपको ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब का है। सबका क्या काम है मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा सा हम लोग शूद्र पर आते हैं, क्योंकि इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इस काल में क्या हुआ? शूद्र की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्र की स्थिति में कैसे सुधार हुआ? शूद्र की स्थिति में कैसे सुधार हुआ? तो शूद्र का काम क्या था? सेवा करना। तो पहले वो क्या करते थे? दास का काम करते थे, नौकर का काम करते थे, मजदूर का काम करते थे। लेकिन इस काल में आके, गुप्त काल में आके, अब वो व्यापार करने लगे, खेती का काम करने लगे, सैनिक का काम करने लगे। तो इनकी आर्थिक स्थिति अब सुधर गई। 7वीं शताब्दी में, 7वीं सदी में शूद्रों को कृषक कहा गया है। कृषक कहा गया है। तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। शूद्र की जो शूद्र की आर्थिक स्थिति सुधरी, तो इस काल के जो ग्रंथ हैं, वो इस काल के जो मतलब पहले इनको जैसे महाभारत का सुनने का अधिकार नहीं था, पुराण सुनने का अधिकार नहीं था, रामायण सुनने का अधिकार नहीं था, कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते थे। तो इस काल में जब इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, तब इनको महाभारत को सुनने का अधिकार दे दिया गया, पुराण को सुनने का अधिकार दे दिया गया, रामायण को सुनने का अधिकार दे दिया, कृष्ण की पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अब सुधर गई थी, तो ये ब्राह्मणों को अब दक्षिणा दे सकते थे। तो इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरने से इनकी सामाजिक स्थिति भी अब सुधर गई। मैंने कुछ दिन क्लास लेते समय चर्चा किया था मृच्छकटिकम का, जो शूद्रक ने लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि उज्जैन में कुछ शूद्र अधिकारी की चर्चा है, शायद आप लोगों को याद होगा। इस काल में कुछ शूद्र राजा का भी हमें उदाहरण मिलता है, जैसे मालवा से मिलता है, अवंती से मिलता है, और मालवा से मिलता है, अवंती से मिलता है, सौराष्ट्र से मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ शूद्र राजा की भी चर्चा मिलता है। कहने का अर्थ कि शूद्रों की स्थिति में इस काल में काफी सुधार हुआ। इस सबसे तो ये लगता है कि शूद्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब हम शूद्र के बाद आते हैं कि इस काल में, चूंकि आप देखेंगे हून का आक्रमण हुआ, हून का विदेशी जाति का आक्रमण हुआ, हून का। तो हून थे विदेशी जाति। अब समस्या यह हुआ कि इस विदेशी जाति को समाज में कहां पर स्थान दिया जाए। तो इन्हें राजपूत की जो 36 श्रेणी था, राजपूत का 36 प्रकार था, उसमें हून जाति को राजपूत मान लिया गया। ठीक, क्लियर। दूसरा चीज, जो भूमि अनुदान शुरू हुआ और नए नए क्षेत्रों में ब्राह्मणों ने कृषि का फैलाव किया, तो इससे नई जो जनजातीय क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र के जो सरदार हैं और जो वहां के रहने वाले लोग हैं, तो उनको अब ब्राह्मण व्यवस्था में कहां शामिल किया जाए। तो वहां पर हुआ कि जनजातीय जो सरदार हैं, उनको जो है क्षत्रिय का उच्च स्तर का दर्जा दे दिया जाए, उच्च जातीय स्तर का दर्जा मिल गया। लेकिन जो उनके नातेदार थे, जो रिश्तेदार थे, उनको निम्न श्रेणी का ही दर्जा मिला, निम्न श्रेणी का ही दर्जा मिला। इस काल में हम देखते हैं कि अछूत जाति की संख्या काफी तेजी से बढ़ता है। अछूत में आप देखिएगा, फाइयान भी चांडाल की अछूत जाति की चर्चा करता है और कहता है कि ये शहर के बाहर रहते थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, और जब ये शहर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी फेंक देते थे कि लोग ये समझ जाए कि चांडाल आ रहा है और अब हम लोगों को रास्ता बदल देना चाहिए, क्योंकि इसके स्पर्श से भी वंचित होना चाहिए था। इसके स्पर्श से भी, मतलब इसका छुआछूत इतना था इसमें। तो इस काल में हम देखते हैं कि कुछ अछूत जातियों का भी वर्णन है। इसमें कुछ अछूत जाति में चांडाल हैं। तो चांडाल की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो चांडाल की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्राह्मण माँ से हुई है। चांडाल की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्राह्मण माँ से हुई है, और इसके पिता जो थे शूद्र थे। पिता क्या थे? शूद्र थे। चांडाल की माँ जो थी वो ब्राह्मण थी और पिता क्या थे? शूद्र थे। उसके बाद अगर हम देखें पराशव, ये भी अछूत जाति थी। अब ये इनका जन्म कैसे हुआ? तो पराशव की जो माँ थी वो थी शूद्र,
पराशर की माँ क्या थी? शूद्र थी, और पिता क्या थे? ब्राह्मण थे। ये भी एक अछूत जातियां थी। आप देखिएगा अम्बष्ट, अम्बष्ट जो है इनका पिता जो है ब्राह्मण है और माँ क्या है? वैश्य है। इससे भी जो है अम्बष्ट नामक अछूत जाति का पैदा हुआ। उग्र, उग्र का पिता जो है वैश्य है, पिता क्या है? वैश्य, और माँ क्या है? शूद्र है। इससे उग्र नामक अछूत जातियों का उदय हुआ। इस प्रकार चांडाल हुआ, पराशर हुआ, अम्बष्ट हुआ, उग्र हुआ, ये सब अछूत जातियां इस काल की थी। ये सब काल की अछूत जातियां थी। इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है कि एक नई जाति देखने को मिल रहा है, वो है कायस्थ। कायस्थ, कायस्थों का उदय गुप्त काल में ही हुआ, और इसके उदय का कारण यह था कि भूमिदान जो राजा ने दिया, तो भू अभिलेखों को सुरक्षित और लिखने का काम, भू अभिलेखों को सुरक्षित और लिखने का काम इन कायस्थों को दे दिया गया। ये संभवतः लिपिक का काम करते थे और भू अभिलेखों को देखते थे। ठीक, कायस्थ शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वह याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। किस स्मृति में हुआ है? याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। कायस्थ शब्द का पहला बार प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है, और कायस्थ जाति के रूप में सबसे पहली बार ओशनम स्मृति में इसका प्रयोग हुआ है। इस स्मृति में प्रयोग हुआ है, ओशनम स्मृति में प्रयोग हुआ है। कायस्थ का जो प्रयोग गुप्त अभिलेख में हुआ है, वह प्रथम कायस्थ या ज्येष्ठ के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, कायस्थ शब्द का पहला बार प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। कायस्थ एक जाति के रूप में ओशनम स्मृति में आया, और गुप्त अभिलेखों में प्रथम कायस्थ और ज्येष्ठ शब्द कायस्थों के लिए प्रयोग किया गया है। इन कायस्थों से ब्राह्मणों का काफी, आप कह सकते हैं कि संबंध जो था, मतलब काफी कटुतापूर्ण संबंध था, और इस कटुतापूर्ण संबंध का चर्चा कल्हण भी करता है। कल्हण कश्मीरी लेखक है और उसकी पुस्तक का नाम है राष्ट्रांगनी। इसमें जो है ब्राह्मण और कायस्थों के बीच जो किस प्रकार का संबंध है, कटुतापूर्ण संबंध है, कल्हण भी करता है राष्ट्रांगनी में। और ब्राह्मण ग्रंथ कायस्थों से इतने चिढ़े हुए हैं कि इन्हें शूद्र तक का दर्जा दे देते हैं कि शूद्र है, मतलब ब्राह्मण इनको कभी भी ठीक निगाह से नहीं देखते हैं। कायस्थों के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ में यहां तक लिखा हुआ है कि घोंगा अपने बाप को, केकड़ा अपनी मां को मार डालता है, उसी प्रकार कायस्थ मौका मिलने पर संपूर्ण राज्य व्यवस्था को नष्ट कर देता है। ये कायस्थों के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ ने लिखा है। ये सब बताने का उद्देश्य यह है, इसके पीछे कारण यह था कि ब्राह्मणों को जो भू अनुदान मिलता था, तो उसका लिखा पढ़ी का काम कायस्थ ही करते थे, और कायस्थ जो है वहां पर हो सकता है कि राजा कुछ देते होंगे कहीं का, और इनको कहीं का जमीन जो है चाहे बंजर भूमि थमा देते होंगे, चाहे इस प्रकार का, ये सब कारण रहा होगा। लेकिन खैर ये इतिहास में है। और चाहे यह भी हो सकता है कि पहली बार एक पढ़ने वाली जाति ब्राह्मणों को प्रतिस्पर्धा दिया, तो इससे भी हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा में कुंठित होने, प्रतिस्पर्धा में के कारण जो है उन्होंने ऐसा अपने ग्रंथों में लिखा हो, ये भी संभव हो सकता है। तो ये हो गया। अब हम लोग दास के बारे में थोड़ा सा देखें। मनु ने 7 प्रकार के दास का चर्चा किया है, नारद ने 15 प्रकार के दास का चर्चा किया है। दास प्रथा जो था भारत में इस काल में, गुप्त काल में, वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं था, शिथिल था, मतलब ठीक ठाक था। ज्यादा ये नहीं था कि दास हो तो चलो अब तुम काम करो नहीं तो पीटेंगे, ऐसा कोई नहीं था यहाँ पर बात। मतलब दास प्रथा अपने उदार रूप में था। नारद ने दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान किया है। मतलब दास अगर कोई अपना चाहता है, दास से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका भी नारद ने दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान किया है। देखिए, मनु के बारे में मैंने बताया था, मनुस्मृति के लेखक हैं ये। तो मनु जो है ये कहते हैं कि अगर 100 वर्षीय क्षत्रिय राजा है और 10 वर्षीय ब्राह्मण है, तो ये 10 वर्षीय जो ब्राह्मण है वह 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है।
और क्षत्रिय को 10 वर्षीय बालक का बात मानना चाहिए। और मनु जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच पिता पुत्र का संबंध बताता है, पिता पुत्र का संबंध बताता है। तो मनु की जो व्यवस्था है, तो ये देखिए बहुत से कारण होते हैं, ये सब समाज के बीच में जो तनाव है। देखिए इतिहास हमें समाज के तनाव के बिंदु को भी बताता है, अभी केंद्र क्या है तनाव के, वो सभी समाज हम लोग जो पढ़ते हैं तो बताता है। ये हो गया समाज, दास। दास के बाद है महिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है महिला। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, देखिए महिला की स्थिति में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण की महिला, क्षत्रिय की महिला, वैश्य की महिला और शूद्र की महिला। तो वैश्य और शूद्र की महिला जो थी वो ज्यादा स्वतंत्र थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय की महिला कम स्वतंत्र थी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन ये कम स्वतंत्र थी। और ब्राह्मण और शूद्र की जो महिलाएं थी वो काफी स्वतंत्र थी। कारण यह था कि ये जो थे आजीविका के लिए, जैसे घरेलू काम करती थी, कृषि कर्म करती थी, तो इसके लिए जो है इनकी स्वतंत्रता जरूरी थी, इनकी स्वतंत्रता जरूरी थी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए इनकी महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता दिया गया, वैश्य और शूद्र की महिलाओं को। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो महिलाएं थी उनको उतना स्वतंत्रता नहीं मिला, क्योंकि इनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था, आजीविका का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। ये अपने पति या पिता पर ही निर्भर रहती थी, पति या पिता पर ही निर्भर रहती थी, या परिवार पर निर्भर रहती थी। यही कारण है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो महिलाएं थी वो ज्यादा स्वतंत्र नहीं थी, वैश्य और शूद्र की महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र थी। अगर इस काल में हम देखें तो मैंने कुषाण काल में बताया था कि बाल विवाह शुरू हो गया था। महिलाओं की स्थिति में ओवरऑल देखें, पर्दा प्रथा भी था, सती प्रथा आ गया था, क्योंकि 510 ईडी का एरन अभिलेख मैंने आपको बताया है। सती प्रथा का पहला अभिलेख ये साक्ष्य, जिसमें भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, गुप्त राजा है, और उन्हीं का करद जो राजा है गोपराज, उसकी पत्नी सती होने जाती है। तो इस सती प्रथा का हम लोगों को साक्ष्य मिल गया। उपनयन से इनको वंचित कर दिया गया, उपनयन से वंचित कर दिया गया। लेकिन इस काल में महिलाओं को कृष्ण भक्ति करने का अधिकार मिला, या आप कह सकते हैं कि महाभारत सुनने का अधिकार मिला, रामायण सुनने का अधिकार मिला, और पुराण को सुनने का अधिकार मिला। तो ये सबसे लगता है कि महिलाओं की स्थिति में अब थोड़ा सुधार भी हो रहा है। इस काल में महिलाओं को सबसे इंपॉर्टेंट बात कि याज्ञवल्क्य जो थे वो कहते हैं कि महिलाओं को अपने पति के संपत्ति में अधिकार मिला, मतलब संपत्ति का अधिकार महिलाओं को गुप्त काल में था, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं जो स्मृतिकार है। इस समय महिलाओं को स्त्री धन भी मिलता था। महिलाओं को क्या मिलता था? स्त्री धन। स्त्री धन क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन स्त्री धन का चर्चा करते हैं कात्यायन। कात्यायन जो है उन्होंने सबसे पहले स्त्री धन का चर्चा किया। स्त्री धन वो धन है जब महिलाओं का शादी होता था तो वह शादी के अवसर पर उनको अपने मायके से जो उपहार मिलता था, और शादी के समय जो ससुराल पक्ष से जो उपहार मिलता था वह स्त्री धन कहलाता था, और उस पर महिला का अपना अधिकार होता था, क्योंकि इस धन पर टच करने का अधिकार किसी को नहीं था, न उसके पति को अधिकार था, न ससुराल पक्ष को अधिकार था। वो स्त्री धन महिलाओं का ही होता था। कात्यायन ने भी इस स्त्री धन की चर्चा किया है, और साथ में यह कहा है कि कात्यायन ने कि स्त्री धन को गिरवी पर रख सकती है, अर्थात वह गिरवी पर आप तभी किसी चीज को रख सकते हैं जब वो आपका अपना चीज है। इससे लगता है कि स्त्री धन पर महिलाओं का अन्यतम अधिकार था। लेकिन एक चीज और था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में नियोग प्रथा अब बंद हो गया। जो वैदिक काल में नियोग प्रथा था, जो अपने मान ली कि पति मर गया तो देवर के साथ विवाह कर लेती थी, तो अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई थी। विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह भी एक तरह से बहुत टाइट था, और विधवा मतलब कोई स्त्री दोबारा विवाह तभी कर सकती थी जब उसका पति नपुंसक हो गया हो या सन्यासी हो गया हो
या मृत्यु हो गया हो, तो इन 3 स्थिति में ही महिलाएं विवाह कर सकती थी। लेकिन महिलाओं को, ऊपर की वर्ण की महिलाओं को ज़्यादा जो है अधिकार, विधवा पुनर्विवाह चाहे नियोग प्रथा का अधिकार नहीं था। देखिए, सती प्रथा जो शुरू हुआ उसके पीछे भी कारण यह है कि इस समय जो भूमिदान बहुत तेजी से बढ़ा, तो कुछ लोगों के हाथ में काफी संपत्ति आ गया। अब संपत्ति ज्यादा आया तो वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, कहने का अर्थ एक से ज्यादा पत्नी रख सकते थे। और इस समय महिलाओं की स्थिति भी, महिलाओं को भी एक प्रकार का संपत्ति ही समझ लिया गया। महिलाओं को भी क्या समझा गया? एक संपत्ति ही समझा गया। तो संपत्ति जब महिलाओं को समझा गया तो यह उम्मीद किया गया कि जब पुरुष डेथ कर जाएगा, मर जाएगा, तो इस जीवन में तो सेवा कर ही रही है, परलोक में भी सेवा करने के लिए इन महिलाओं का जो है सती होना जरूरी है। यह सती के प्रथा के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वह यह था। इस समय हमको देवदासी प्रथा का भी चर्चा मिलता है, और देवदासी प्रथा का चर्चा हमें मिलता है, कालिदास करते हैं मालविका अग्निमित्र में, उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी प्रथा था। देवदासी प्रथा का अर्थ हुआ कि जो कुमारी कन्या होती थी उसका विवाह जो है भगवान से करा दिया जाता था, और वो मंदिर के प्रांगण में नृत्य करती थी, भजन गाती थी, यह उसका काम था। सुबह शाम भगवान का पूजा पाठ करती थी, यही था देवदासी प्रथा। इस काल में वेश्यावृत्ति भी थी। इस काल में अगर देखा जाए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति की जो चर्चा है वह कौन करता है? तो 2 लेखक करते हैं, वात्स्यायन करते हैं और कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखा है, और मुद्राराक्ष। इस दोनों जगह से हमें वेश्यावृत्ति का लेख मिलता है। वेश्या को गणिका भी कहा जाता था, ठीक। वेश्या को क्या कहा जाता था? गणिका भी कहा जाता था। और वृद्ध वेश्या को, जो बूढ़ी वेश्या होती थी, वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था, कुटनी कहा जाता था। तो यह है आपका समाज के बारे में, गुप्तकालीन समाज के बारे में यह वर्णन है। इस प्रकार से गुप्त काल का समाज आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट दिन, अब धर्म, संस्कृति, कला, यही सब बचा रह गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सब जो पक्ष है समाज का, गुप्त काल का जो पक्ष है, कला, संस्कृति और धर्म, गुप्त काल को स्वर्ण युग की श्रेणी में रखता है। धन्यवाद।